सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। पांच तत्व के रिश्ते से, मिट्टी, पवन, पानी, अग्नि और आकाश के रिश्ते से इस देश के मुसलमान भी हिंदू हैं, सिख, पारसी और ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू लफ्ज हिंदुस्तान में पैदा होने वाले के लिए है। नमस्कार, मैं अनूप गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। आज हम कला के क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्तित्व रूबरू कराने जा रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत से साक्षात्कार कराने जा रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद अपने व्यक्तित्व का निखार किया है, अपने परिश्रम से निखार की लाया है और एक मिसाल बनके खड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस देश की कथक गुरु सुरभि सिंह की। उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में अपने गुरु पंडित अर्जुन मिश्रा जी से कथक की तालीम ग्रहण की। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सुरभि सिंह का यह रास्ता इतना आसान नहीं था। जब वो मात्र 11 साल की थी, उनकी मां का निधन हो जाता है। जब वो 17 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो जाता है। 17 साल की एक बेटी के कंधों पे उनके 2 भाइयों की जिम्मेदारी आ जाती है। जैसा कि भारतीय समाज में ये सब विदित है कि जब बेटी का जन्म होता है तो अनगिनत लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं, लेकिन सुरभि जी के माता पिता के साथ रह के जितना भी उनको समय मिला तो उनके माता पिता ने उनकी बेटी समझ के परवरिश नहीं की। उन्होंने कहा, मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। सुरभि सिंह ने अपनी शिक्षा लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया है। उसके बाद उन्होंने एमए किया है, फिर एमए किया है। जितने भी पटल थे कथक के शिक्षा ग्रहण करने के, वो उन्होंने सब बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत से तय किए। आज दृष्टांत कार्यालय में सुरभि सिंह आई हुई हैं। उनसे अनगिनत सवाल दृष्टांत न्यूज करेगा, उनसे उत्तर लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी बच्ची कैसे कथक गुरु बनती है और उन्होंने कथक की जो परंपरा है, जो कथक की शिक्षा है, वो अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने देश में ही नहीं, लगभग 40 देशों में उन्होंने जाके इस कथक गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया है, कार्यक्रम किए हैं। दृष्टांत न्यूज कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में लंबे अंतराल से सुनता चला आया हूं कि जो आपने आज मुकाम हासिल किया है, जो आप एक शहर के कथक छात्रा से निकल के अब अंतरराष्ट्रीय कथक गुरु बनी हैं, ये सफलता इतनी आसान तो नहीं रही होगी। जरा विस्तार से बताइए, आपका पड़ाव कहां कहां से होके गुजरा है, कहां कहां से आके आपने ये मुकाम हासिल किया है? देखिए, मैं अपने बारे में यही बताना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले तो मैं बहुत ही लकी हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ के एक ऐसे घर में मैंने जन्म लिया। ठाकुर परिवार ज़रूर था हमारा, और आप समझते हैं इस बात को कि ठाकुरों में नृत्य संगीत थोड़ा सा पहले जो हमारे समय में जो ज़माना था, उस वक्त नृत्य संगीत को उतना प्रमोशन ही नहीं था। वो देखने के शौकीन होते थे, ना कि उनके घर का बच्चा कोई उस तरीके की प्रतिभा हासिल करके करे। जी, तो ऐसे समय में मैंने जन्म लिया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, क्योंकि मेरी माता भी यही कहती थी कि तुम, ऐसा लगता है कि
तुम नाचते हुए पैदा हुई थी, जहाँ नृत्य संगीत जहाँ भी कुछ बज रहा होता था तुम स्वतः ही तुम्हारे हाथ पैर चलने लगते थे और तुम नाचने लगती थी। कई बार अपने नाचने के शौक पे मैंने, मतलब अगर मैं कहीं बाजार में भी हूँ और वहाँ टीवी में कोई गाना चल रहा है तो मैं वहाँ भी नाचने, तो मैं अपने दादाजी से इस चीज के लिए 2-4 बार पिट भी चुकी हूँ, वो भी सड़कों पर। तो अब आप सोचिए कि किसी के अंदर अगर इस हद तक उत्साह हो तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की देन होती इसे है। आप उत्साह कहेंगे या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पागलपन कहेंगे? लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मेरा लक्ष्य ये होने वाला है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि जब मैं नृत्य करती हूँ, जब मैं संगीत सुनती हूँ, तो स्वतः मेरे अंदर कुछ थिरकता है जो मेरे अंतरात्मा को संतुष्ट करता है। जब किसी बच्चे के अंदर कुछ ऐसे विशेष गुण जब परमात्मा से प्राप्त होते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसी ही चीजें वो बच्चा शुरुआत से करने लगता है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो मैं जिस दौर में थी वहाँ पे, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा नृत्य संगीत का प्रमोशन नहीं था, लेकिन मेरी माताजी कहीं ना कहीं जब भी कोई छोटे मोटे मोहल्ले के कंपटीशन भी होते थे तो मुझे वहाँ भी लेके चली जाती थी और मैं 2nd 3rd प्राइज ले भी आती थी, पता नहीं कैसे, शायद अपने नृत्य के शौक से। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे लगा कि मुझे ये शिक्षा, हाँ, लेकिन मेरा कुछ दुर्भाग्य रहा कि मेरी माता का साथ मेरे साथ उतने दिन रहा ही नहीं, और जब मैं 11 वर्ष की हुई तो मेरी माता जी मुझे छोड़ के चली गई। तो वो जो बीज था जो माता से मुझे मिल रहा था, और मैंने कई बार उनको भी शीशे के सामने नृत्य करते हुए पाया था, तो मुझे लगता था कि कुछ बीज उनके अंदर भी रहा होगा। तो लेकिन क्योंकि माता जी चली गई, पिताजी अकेले रह गए और पिताजी के ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, तो उनको लगता था कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे। उनको बिल्कुल ये नहीं लगता था कि ये नृत्य संगीत में पता नहीं क्या भविष्य है, क्योंकि आप आज भी हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है कि सिक्योरिटी क्या रहेगी लाइफ की। लेकिन मेरे अंदर का जो पागलपन था वो मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर गुरु की खोज थी, मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे एक ऐसे गुरु की तलाश हमेशा रहती थी। क्योंकि जब भी मैं कहीं किसी कंपटीशन में जाती थी तो मैं देखती थी जो शास्त्रीय नृत्य वाले हैं उनको फर्स्ट प्राइज मिल जाता है, अब वो चाहे कुछ भी करें लेकिन उनको फर्स्ट प्राइज। तो मैं सोचती थी शास्त्रीय नृत्य शायद और नृत्यों से कुछ बेहतर होता होगा, एक बच्चा वही सोच सकता है। तो मुझे गुरु की तलाश थी। तो गुरु की तलाश के दौरान मेरी ही एक दोस्त थी जो पंडित अर्जुन मिश्रा जी, जो कि मेरे गुरु हैं, और आज उनका जन्मदिन भी है। हम लोग बहुत अच्छे दिन बहुत अच्छे दिन उनके विषय में चर्चा भी कर रहे हैं। तो उन तक वो मेरी दोस्त उसका जरिया बनी, रागिनी उसका नाम था, पंडित धर्मनाथ मिश्र जी की बेटी है वो, मेरी बहुत अच्छी मित्र थी। तो उसने रिक्वेस्ट करी कि एक हमारी मित्र है जो बस जब देखो नाचती ही रहती है, तो आप चाचा उसको अपनी शिष्या बनाए। तो वो कहते थे कि ये लोहे के चने हैं, ये किसी भी ऐरे गहरे के लिए नहीं है। तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट गुरु थे और सबको अपने शिष्य भी नहीं बनाते थे, मतलब उनकी शिष्य बनने के लिए भी आपको उस वक्त इतनी मेहनत करने की जरूरत थी। तो फिर भी मैं किसी तरह ये इनके प्रकारेण उन तक पहुंच गई। और जब मैं उन तक पहुंची और जब मैंने पहली बार वो क्लास देखी, वो कक्षा देखी, हाथ में बड़ा सा डंडा, मोटा सा डंडा, और 4 घंटे घुंघरू बज रहे हैं, रियाज हो रहा है, एक अलग ही माहौल। मुझे लगा कि मैं शायद इसी को खोज रही थी। मुझे तो गुरु पता ही नहीं था कि गुरु तो शब्द क्या। आपको महसूस हुआ कि मेरी मंजिल यही है? बस मैंने डे 1, जबकि उस वक्त मैंने भातखंडे में एडमिशन ले रखा था, सब कुछ छोड़ के बस मैंने उनके चरण पकड़ लिए और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे इसी की तलाश थी और आप मुझे अपनी शिष्या बना लें, ये इनके प्रकार मुझे आप ही तक आना है। और मुझे एक मेरे अंदर का जो नर्तक है, शायद मेरा मन नाचता है लेकिन मेरे शरीर को जो एक खूबसूरती चाहिए, एक आकृति चाहिए, वो आकृति एक गुरु ही दे सकता है। मुझे मेरे मन को नाचता है ये मुझे पता है, लेकिन मेरा सौंदर्य कैसा है नृत्य के प्रति वो मैं नहीं जानती, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। आपकी बाल्यावस्था के पागलपन और जुनून जी पे कभी आपने मूल्यांकन किया कि आपकी इस तरीके का जो जुनून है वो आपकी सफलता यहाँ तक तय कराएगा, ये रास्ता तय कराएगा? देखिए, अगर हम किसी भी चीज के प्रति हमारे अंदर जुनून नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आपका जो भी क्षेत्र हो, मैं कहती हूँ कि कोई भी क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, वही बात है ना कि अगर लता मंगेशकर जी से अगर उनके पिताजी कहते कि बैट बॉल खेलो तो उनके अंदर तो गुण दूसरा था ना। तो ये जो गुण ईश्वर का प्रदत्त हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, उस गुण की अगर हमने सही टाइम पे सही से हमको उसकी दिशा मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो हम उसमें कहां तक जा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है।
11 वर्ष की अवस्था में मां का निधन हो जाना, 17 वर्ष की अवस्था में पिता का चला जाना, वो एक ऐसा कालखंड रहा होगा आपके जीवन में जहां आपको लगा कि दो भाइयों की परवरिश मेरी जिम्मेदारी है और मेरा सपना ये है। इनके बीच में कभी द्वंद्व हुआ? जी, बहुत। मैं तो ऐसी स्थितियों से गुजरी कि मुझे तो यही लगा कि अब मैं अपना भी जीवन क्या आगे जी पाऊंगी। माँ के बिना ही जीवन अधूरा हो जाता है। माँ ही एक लड़की की सबसे अच्छी दोस्त। लक्ष्य और जवाबदेही के बीच में द्वंद्व किस स्तर तक था? द्वंद्व इस स्तर तक था कि कई बार ये लगा कि कला छोड़ दूं, कई बार ये लगा कि घर छोड़ दूं, कई बार लगा कि परिवार कैसे संभालूं, कई बार लगा इन भाइयों को कैसे देखूं। तो बहुत तरह की स्थितियां सामने आई, लेकिन मैं वही कहूंगी कि एक मजबूत जो मुझे गुरु का जो एक दिशा निर्देशन मिला था, क्योंकि जिस वक्त मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो उस वक्त मैं पागलों की तरह उनके पीछे भाग रही थी कि अब मुझे भी नहीं जीना है। जब मेरे पिता नहीं तो अब मुझे भी नहीं जीना। उस वक्त मुझे गुरु का एक थप्पड़ वो आज भी याद है, और वही कह रही हूँ कि आज उनका जन्मदिन है और ऐसे दिन हम लोग उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा था और उन्होंने कहा, आज तू इनकी माँ बाप हो गई, अब से तू इनकी माँ बाप है, अब तू संभाल, और कोई नहीं है तेरा, दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैं तेरा गुरु हूं, तेरा साथ भी तभी दूंगा जब तुम्हारे अंदर जितनी प्यास होगी उसी हिसाब से तुमको पानी मिलेगा। 2026 की सुरभि सिंह इस बात पर संतुष्ट हैं कि उन्होंने जवाबदेही और अपना लक्ष्य दोनों के बीच में न्याय किया है। जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मेरे दोनों भाई वेल सेटल्ड हैं। दोनों की शादी हो चुकी है। एक के तो दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो मुझे बुआ बोलते हैं और बैंक का बहुत बड़ा अधिकारी है, और एक भाई कॉलेज में अच्छे पद पर काम कर रहा है, और अभी अभी रिसेंटली उसकी भी शादी हुई है। तो मुझे लगता है जो मेरे माता पिता ने मुझ पर जिम्मेदारी छोड़ी थी वो मैंने पूर्ण करी, और आज दोनों को मैंने कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियों में पहुंचा दिया। इसके अलावा जो गुरु ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी थी, कई सारे शिष्य जो वो अपने अनगिनत छोड़ के गए थे, इसके अलावा जो मेरे ऊपर खुद की जो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे भी उन शिष्यों को तैयार करना है। तो इस वक्त लगभग 150 से 200 शिष्य हैं जो लखनऊ में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही जो वो मुझे दे के गए थे, तो उन्हीं से निकलकर मैंने भी कुछ उस चीज को, उस पौधे को जो पौधा वो लगा के गए थे उसको मैंने पानी इस तरह से दिया है कि आज वो सब पेड़ बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ी सफलता है कलाकार के लिए। एक लंबे अंतराल में जवाबदेही और सपने के बीच में सबसे बड़ा संक्रमण काल कौन सा था? कौन सा वो दौर था जो आपको संक्रमण काल नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है कि पहली वही बात है कि जब मैं 17 साल की थी और पिताजी जब चले गए थे, तो अचानक से एक हम लोग इस मोड़ पे थे कि क्योंकि पिताजी भी एक छोटे मतलब कोई बहुत बड़े पद या ओहदे पे नहीं थे। वो चीफ अकाउंटेंट थे गन्ना संस्थान में, और वो अर्ध सरकारी जॉब होती है, और पिताजी के जाने के बाद वो जॉब माताजी को मिलती। माताजी भी नहीं थी तो वो जॉब भी किसी को मिलने, और भाई छोटे थे, और मुझे सबने, क्योंकि लड़की होने के नाते मुझे जॉब करने के लिए उस वक्त मना कर दिया गया, क्योंकि क्योंकि एक होता है ना कि लड़की को क्या क्या सामना करना पड़े। तो जो मेरी कला थी, जो मेरी कला का संघर्ष था, और जो मेरे गुरु का दिखाया हुआ मार्ग था, उस पे चलकर मैंने उस जमाने में, समझिए, मैं एक दिन में 20-20 घरों में जाकर ट्यूशन लेती थी, नृत्य सिखाती थी। किसी स्कूल में स्टडी हॉल है यहाँ पे, वहाँ मुझे जॉब का पहला ऑफर मिला, मैंने वहाँ जॉब शुरू किया। और क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी पूर्ण करनी है, भाइयों की शिक्षा दीक्षा भी पूर्ण करनी है, खाना भी लाना है घर पे, और उसके साथ में मेरी, क्योंकि फिर या तो मैं टीचर बन के रह जाती और मैं वहीं स्टडी हॉल में जॉब कर रही होती, शायद आज भी कर रही होती, लेकिन कलाकार बनने के लिए मुझे ये भी करना है कि मुझे उसका रियाज करना है, मुझे क्लासेस अटेंड करनी है, जिन क्लासेस अटेंड करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त मेरे गुरु ने कहा कि तुम रात भर यहाँ आके रियाज कर सकती हो, सुबह 3 बजे आ सकती हो, तुम्हारे लिए 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि तुम्हारा जो संघर्ष है वो मेरा भी संघर्ष है। तो ऐसे गुरु भी होते थे और ऐसे शिष्य भी होते थे। तो उस दिन से अब आप सोचिए, मुझे सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के जाना है गुरु जी के घर, या हो सकता है कि वहीं पे रात बीत जाए, और वो जो 24 घंटे में शायद 2-3 घंटे में सोती हूँ। आप एक महिला हैं जी, और आज आप 2026 में सुरभि सिंह
अंतरराष्ट्रीय कथक गुरु के रूप में जानी जाती हैं। एक लंबी दूरी तय की है आपने, बहुत अनगिनत अनुभव भी हुए होंगे, बहुत रावल टाइप के लोगों का सामना भी हुआ होगा। क्या रहा ये अनुभव इस दौरान, इस अंतराल में? देखिए, ये सिर्फ कलाकार, क्योंकि माता पिता अगर कहीं घबराते हैं बेटी के नाम पे शुरुआती चरण में, वो शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, शायद इसका एक कारण ये भी है। तो निश्चित तौर पे आपने बहुत बड़ी लंबी दूरी तय की है। एक शहर की छात्रा से, कथक छात्रा से अंतरराष्ट्रीय कथक गुरु बनने तक में एक लंबी दूरी तय की है। तो आपके अपने कड़वे अनुभव भी बहुत होंगे। जी, बहुत सारे कड़वे अनुभव आपको मिलते ही हैं, लेकिन आपको तय करना है कि आपको शॉर्ट टर्म पे अपनी सफलता चाहिए या आपको एक लंबी दूरी तय करके, क्योंकि जो मैं जिस क्षेत्र में हूँ वो एक साधना का क्षेत्र है। वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पद्म भूषण मिले तभी मैं एक अच्छी कलाकार हूँ। मैं अपनी कला में कितनी परिपक्व हूँ वो ही उसकी परिपक्वता को बताता है। अनगिनत बेटियों को जी, इस क्षेत्र में परिपक्व कर रही है, ये सफलता का मापदंड होना चाहिए। सफलता का, तो मेरे लिए साधना ही सफलता का मापदंड है। तो मुझे भी ऐसे कई बार ऐसे दोराहे पे मैं खड़ी थी जहां पे मुझे लगा कि शॉर्टकट सफलता है और इधर लॉन्ग टर्म सफलता है, लेकिन मेरा जो समर्पण था वो हमेशा मेरी कला। क्योंकि दरिंदे तो कदम कदम पर मिलते हैं जब बेटियां घर से बाहर कदम निकालती हैं। जी, वो तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि अब आज आप देश की हालत देख रहे हैं। लोग फिल्मों में जाने के लिए, भोजपुरी फिल्मों में जाने के लिए, हर तरह की आप देख ही रहे हैं, कोई भी कुछ भी किसी भी हद तक अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोग समझौते, उसके परिणाम भी तो सामने आ रहे हैं। परिणाम भी सामने, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई कहीं पे किसी का मर्डर हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं इस तरीके के दरिंदों की जो एक फौज खड़ी है कदम कदम पर, बिल्कुल, उसके परिणाम यही है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें संतुष्टि नहीं है ना सर, संतुष्टि नहीं है। आप ये देखिए कि आज माधुरी दीक्षित बहुत बड़ी हीरोइन है, लेकिन आज भी वो कथक कर रही है। क्यों कर रही है? वो इसीलिए कर रही है क्योंकि इतनी बड़ी सफलताओं के बाद भी उनको उसी में आनंद आ रहा है। हेमा मालिनी जी इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, इतनी बड़ी हीरोइन है, पार्लियामेंट, लेकिन वो फिर भी आज की डेट में भी अपने नृत्य शैली को आगे बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? उनके तो मैं कार्यक्रम स्टेज शो देखता हूँ। वैजंती माला जी को देखिए, आज भी वो एक स्कूल चला रही है लंदन में, जो कथक मतलब अपनी जो उनकी शैली है भरतनाट्यम, उसको वो आगे बढ़ा रही। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ पाकर भी उनको लगा कि हम जो पूर्ण होते हैं वो इससे। जैसा मैं बचपन में सुनता आता था जी, शिक्षा ग्रहण करना ये स्वयं की संतुष्टि का विषय नहीं है। शिक्षा को जितना बांटोगे, अनगिनत हाथों में बांटोगे, उस शिक्षा का विस्तार होगा। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और यही हम लोगों का काम, हम ऐसे ही काम करते हैं, हम दोनों हाथों से लुटाते हैं, क्योंकि विद्या का धन है। इसमें हमें नहीं पता, ज्यादातर बच्चे, 80% बच्चों के पास धन नहीं है, हम उन्हें भी बढ़ाते हैं और ज्यादा उन्हें ही बढ़ाते हैं। हो सकता है कोई कुछ ऐसे होते हो जो थोड़ा बहुत फीस जमा कर सकते हो, लेकिन हमारा काम तो, हमारा उद्देश्य तो है कि हमें कला को बढ़ाना है, हमें कथक को बढ़ाना है, हमें उसे परिपक्व करना है। और आज की डेट में भी जब मेरा बच्चा 50-60 हजार कमाने लगता है तो मैं कहती हूँ अब तो कुछ ले आओ अपने गुरुजी के लिए। तो फिर मुझे संतुष्टि होती है कि चलो मेरे शिष्य। कम उम्र में माँ का गुजर जाना, जी, उसके बाद पिता का निधन हो जाना, आसपास के रिश्ते नातेदार जितने आपके निकट रहे होंगे, जिनकी निगाहें आपके ऊपर थीं और आपकी जिद इस पागलपन, इस जुनून तक थी, इस हद तक थी कि मुझे आगे चल के सुरभि सिंह कथक गुरु बनना है, तो वो उनकी आलोचनाएं भी तो आपको बर्दाश्त करनी होती है। बहुत आलोचनाएं, क्योंकि जब मैं रात भर घर ही नहीं आऊंगी, अगर कोई लड़की रात भर घर नहीं आ रही है तो उसके विषय में समाज क्या बोलेगा? समाज तो यही बोलेगा पता नहीं कहाँ माँ बाप है, नहीं पता नहीं कहाँ रहती होगी। अब उसे क्या पता कि मैं रात भर घुंघरू बांध के रियाज कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। मेरे जीवन के जो संघर्ष है वो मुझे झेलने थे, तो मैंने कहा जवाब तो काम से ही दिया जाएगा, तो सिर्फ काम ही है जिससे मैं जवाब। तो जिस दिन मैं उस लेवल की, जिस दिन मेरा पहला, इवन मैं तो कहूंगी जिस दिन मैंने पहली प्रस्तुति अपनी मंच पे प्रस्तुत करी थी, उस दिन मेरे माँ भी नहीं थी और बाप भी नहीं थे, वो दोनों नहीं थे देखने के लिए, लेकिन मेरा पूरा मोहल्ला बैठ के रो रहा था उस जगह पर। तो मेरे लिए वही सबसे खुशी का क्षण था कि यही मोहल्ले वाले होंगे जो एक दिन मुझे ये कह रहे होंगे पता नहीं कहाँ रात भर रहती होगी, और आज यही मोहल्ले वाले ये सोच रहे होंगे। निकट के रिश्तेदारों की आलोचनाएं इस स्तर की रहती होंगी, वो कभी आपके मस्तिष्क को, मन को विचलित करती थी?
जी देखिए, मन को बिल्कुल क्यों नहीं विचलित करेंगे। उस वक्त यही लगता था कि ऐसी परिस्थिति में साथ देने के लिए तो कोई भी नहीं खड़ा है और आलोचना करने के लिए सब खड़े हैं। आलोचना कर तो फिर वही बात दिमाग में आती थी कि जवाब सिर्फ काम से देना है, क्योंकि मुंह से बोल के हमने जवाब दे भी दिया तो क्या दे दिया। तो अब तक आप कितनी स्टेज शो कर चुके हैं? अभी तक लगभग 10,000 से भी ज्यादा मैं मंच 10,000 से ज्यादा? अब तो धन भी बहुत आया होगा। वही तो सारे संघर्ष आप लग रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि जब हम कला के लिए काम कर रहे हैं तो सिर्फ धन के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। कई मंच ऐसे होते हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं धन से ही पूरी होती है। बिल्कुल। तो वो साधना आपके व्यक्तित्व को तैयार करती है, लेकिन जीवन यापन के लिए आपका धन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। काम अच्छा करेंगे तो धन तो आएगा ही। धन क्यों नहीं आएगा? जब और वो क्या आपको लगता है कि आज आप इतनी बड़ी ऊंचाई पे हैं, कथक गुरु के रूप में स्थापित हो चुके हैं, आपको लगता है कि लखनऊ में एक बहुत बड़े कथक सेंटर स्थापित करना चाहिए आपको? जी बिल्कुल, मैं बल्कि उस पर मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। कथक सेंटर भी उसको कह सकते हैं, कथक केंद्र कह सकते हैं, कथक केंद्र कह सकते हैं। लेकिन मैं कथक केंद्र गुरुकुल तो मेरा ऑलरेडी चल ही रहा है, समझिए। लेकिन अभी मैं जिस योजना पे काम कर रही हूँ, आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में रामायण के बहुत अच्छे शोज चलते हैं। रामायण को बहुत अच्छे से वो लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा मान के, इवन आपने सुना होगा मुस्लिम देश इंडोनेशिया बड़े पैमाने पे होती है, 100 सालों से हो रही है। तो ऐसी कोई रामायण, मेरा क्वेश्चन है कि ऐसी कोई रामायण हमारे भारत में क्यों नहीं है? मैं उसके लिए काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में मैं उसको खड़ा कर दूंगी। और अयोध्या जब इंसान जाए, प्रभु श्री राम के जब वो दर्शन करे, तो जब वो वहां से निकले तो उसके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे वो रामायण, प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को देख सके, उनके मूल्यों को समझ सके, अपने बच्चों को सिखा सके। और ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे भारत में नहीं है। हाँ, रामलीलाएं हो रही हैं, बहुत बहुत बड़े पैमाने पे लोग काम चल रहा है, लेकिन एक ऐसी रामायण जिसके लिए उसी तरह का ऑडिटोरियम हो, उसमें 100, 200, 500 कलाकार सिर्फ और सिर्फ रामायण करें, दिन भर में 3 उसके शो चले, लोग जब भी अयोध्या जाए तो वो सिर्फ उस रामायण को देखने के लिए जाएं और सोचें कि हाँ, मैंने दर्शन करके सामने भी मैं उनको कला और कलाकारों के रूप में देख पाई। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् आपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत विपरीत परिस्थितियों को तय करके हासिल की है। जब आप कथक केंद्र बड़े पैमाने पर खोलेंगी और वहां पे अनगिनत बच्चियां ऐसी होंगी जिनके परिवार की पृष्ठभूमि ना तो सांस्कृतिक है न अन्य है, उनके माता पिता कहेंगे नहीं, मेरी बेटी एजुकेशन करके, शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, वकील बने, पत्रकार बने, और उनके माता पिता का रुझान बिल्कुल ना हो और वो उन बच्चों को, उन बच्चियों को आर्थिक रूप से सहयोग करने से इनकार कर दें। उस परिस्थिति में सुरभि सिंह का निर्णय क्या होगा? जी, मैंने ये जो निर्णय लिया है रामायण बनाने का, उसके पीछे भी यही रीजन है। मैं वहां पे जिन बच्चों को, जिन लड़कियों को, जिन विद्यार्थियों को लेकर आऊंगी, उनसे वहां कुछ लिया नहीं जाएगा। उनको उल्टा 50,000, 1 लाख, 2 लाख सैलरी दी जाएगी। सैलरीड वो ऑलरेडी काम करेंगे। तो जब उनके माता पिता को लेकिन उसकी चयन की प्रक्रिया आपकी किस दौर से गुजरेगी? चयन की प्रक्रिया होगी पूरे भारत चरणों में गुजरेगी। वो उसके लिए कई चरण पार तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई बच्चों को ये भी तो समझना पड़ेगा कि हम किस कार्य के लिए समर्पित होने जा रहे हैं, उसकी गूढ़ता क्या है, उसके लिए आपको कितना त्याग करना है। और आप एक चीज सही मायने में जानिए, क्या चेहरा मानक होगा या गुणवत्ता मानक होगी? नहीं, गुणवत्ता ही मानक होगी। और चेहरा तो ऊपरी आडंबर है, चेहरे को तो मेकअप और कई चीजों से ढका जा सकता है, लेकिन जब तक आपके अंदर खुद की गुणवत्ता नहीं है, आपने सचमुच में खुद परिश्रम नहीं किया है। आज जो मैं परिश्रम करके जो मैं कथक नृत्य की जो उपमा दे सकती हूँ, जो सिखा सकती हूँ, तो अगर उसके लिए किसी ने साधना नहीं की है, अगर वो अच्छे साधक नहीं है, तो उनको वहां पे शामिल करने का
का वो कोई। कौन से महत्वपूर्ण देश हैं जहां पे आपने स्टेज शो किए? मैंने यूएस में, लंदन में, यूके साइड में, दुबई, कोरिया और आपका जो ये पूरा स्विट्ज़रलैंड, यूरोप साइड, पूरा यूरोप के जितने देश हैं, तो वहाँ पे ऐसे कई अनगिनत देशों में हम लोग, श्रीलंका। क्या अंतर महसूस किया भारत में और अन्य देशों में? देखिए, मेरे को लगभग 8 से 10 ऐसे देश हैं जो चाहते थे कि मैं वहीं रह जाऊं, लेकिन मैं नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं भारत देश की, यहाँ की मिट्टी की बनी हुई एक ऐसी लड़की हूं जो किसी भी देश का या किसी भी बहुत ज़्यादा ख्याति का मुझे लगता है मुझे प्रलोभन नहीं है। मुझे प्रलोभन है अपने देश की मिट्टी में काम करने का, मुझे प्रलोभन है अपने गाँव में जाके काम करने का, क्योंकि मुझे जो यहाँ मिलता है, जो प्रेम यहाँ मिलता है, जो संस्कृति यहाँ की है। देखिए, भारत कुछ मायनों में पीछे हो सकता है, लेकिन सही मायनों में यहाँ से सुंदर, यहाँ से ज़्यादा दृढ़, और आज भी जो यहाँ की मिट्टी में जो ताकत है वो पूरे विश्व में नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में हम लोग घूम ही लेते हैं किसी ना किसी बहाने, कार्यक्रम के बहाने, तो 10 दिन 15 दिन, इसके बाद मैं किसी देश में रुक नहीं पाती हूँ। अंतरराष्ट्रीय कथक गुरु जी। सुरभि सिंह, ये उपमा हासिल करने के बाद आलोचकों की आलोचनाएं कम हुई हैं कि वो आपके समर्थन में आप खड़े हो गए हैं? देखिए, मैं कहूँगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे तो ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे ही मिलते हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे उद्देश्यों के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं 20% मान के चलती हूँ, हो सकता है आलोचना करने वाले भी हूँ, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि आलोचना ही हमको ज्यादा और किक देती है कि जब कोई आलोचना करेगा तो हम नहीं, स्वच्छ आलोचना हो, हाँ, चिंतकों की आलोचना हो, तब तो उसका स्वागत होना चाहिए ना। स्वागत करती हूँ। लेकिन एक मामूली सी लड़की, एक शहर लखनऊ की लड़की जब अंतरराष्ट्रीय पटल पे, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे अपनी प्रतिभा का झंडा गाड़ रही है, और वहां पे अगर आलोचना हो रही है तो ये परेशान और विचलित भी करती है। ये दुख सिर्फ इसलिए होता है कि लगता है कि उन्होंने ना उन स्थितियों को झेला है, ना वो ये मेरी व्यथा को समझ सकते हैं, ना वो स्त्री होने की व्यथा को समझ सकते हैं, क्योंकि जो स्त्री की संवेदना है या स्त्रियां जो भारत देश की झेलती हैं, वो बहुत हद तक वो समझिए समर्पण पे ही जीवन अपना जीती हैं। एक स्त्री माँ बनने से लेके, बहन बनने से लेके अपने जीवन को समर्पित करती ही चली आई है भारत देश की स्त्री। और आज अगर 2-4 ऐसे हमें एग्जाम्पल मिल रहे हैं, तो उनके अंदर भारत देश के गुण ही नहीं है, वो उस तरह की स्त्रियां ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो स्त्री के पहले स्त्रियों की खुद की संवेदना को समझें, उसके संघर्ष को समझें, क्योंकि जब मैंने स्त्री होने के नाते जब मैं पूरे विश्व में निकलती हूँ और अलग अलग तरह के लोगों से, और आज तो फिर भी क्या संघर्ष है जो मैंने 17 साल की उम्र में 27 साल वो 10-15 साल जो झेला है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी एक चुनौती रही है, सबसे बड़ी शिक्षा रही है। और उस दौर में वो जो हम झेल चुके हैं वो शायद बड़े से बड़े लोग भी नहीं झेल सकते हैं। और उसको कथक आपकी मूल आत्मा बन चुकी है जी। कथक आपके शरीर में बहने वाले रक्त की एक एक बूंद में समा चुका है जी। इसको कितनी ऊंचाइयों में भारत पर ले जाने का सपना देखती हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि देखिए, जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, हर घर में वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, पैरों में घुंघरू बंधवा देते हैं, बच्चे के हाथ में ढोलक और तानपुरा और ये दे देते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये हमारे संस्कार का एक मूल रूप है। तो ऐसा ही हमारे नॉर्थ में इस चीज की थोड़ी कमी है, हम सब ने देखा है। हम सबको, हमें अगर कहीं दिखता है कि हाँ इस बच्चे में गुण है तो हम बढ़ाएंगे, भले ही बढ़ा दे। आजकल तो फिर भी माँ बाप थोड़ा बढ़ाने लगे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हम लोग अपने संस्कारों में ये चीज नहीं डालते हैं। मैं तो कहती हूँ कि चाहे डॉक्टर बनवाइए, इंजीनियर बनवाइए, कुछ बनवाइए, लेकिन मूलभूत संस्कार में जैसे योग है, वैसे ही ये कथक या जो हमारे जो भी शास्त्रीय संगीत की जो विधाएं हैं, उनको कथक को भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का आप विचार नहीं आता आपके मन में? बिल्कुल, क्यों नहीं आता, होना ही चाहिए। जैसे आज योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो पहचान आज योगा को मिल रही है, कथक, भरतनाट्यम, जो भी हमारे इंटरनेशनल डांस डे तो मनाया ही जाता है, लेकिन हाँ स्पेशली मैं तो कहूंगी कि हमारे नॉर्थ का कथक है, तो कथक डे भी मनना चाहिए, डे मनना चाहिए। इसके लिए आपकी कि कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो जब मौका मिला तो मैं अगर मैं
आज भी अपने प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से यहीं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कथक डे जरूर मनाया जाना चाहिए, और जब वो मेरे हाथ में होगा तो मैं अपने अपने स्तर से उन चीजों को जरूर फैलाऊंगी और मैं खुद कथक डे मनाने की कोशिश करूंगी। ये थी अंतर्राष्ट्रीय कथक गुरु सुरभि सिंह जी, एक साधारण परिवार की लड़की जिसके सर से मां का साया 11 वर्ष की उम्र पे उड़ जाता है, 17 वर्ष की उम्र पे पिता का साया उड़ जाता है। राजधानी लखनऊ में वो लड़की पग पग पे संघर्ष का सामना करती है, लेकिन इतनी निडरता, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना, एक ऐसे मूल मंत्र लेके ये सुरभि सिंह आगे बढ़ती हैं कि आज इनकी स्थिति अंतरराष्ट्रीय कथक गुरु के रूप में एक पहचान स्थापित हो चुकी है। कैमरामैन आदर्श स्वान के साथ मैं अनु गुप्ता, दृष्टा न्यूज से। समाए पिया समाए जिया में बोले पिया समाए।